चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं पूजा खेड़कर आईएएस के मामले की। मेरे पास लगातार बहुत सारे ऐसे फोन आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या होना चाहिए था। क्या प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी इस तरह से बिहेव कर सकती हैं अपने पूरे सर्विस के टेन्योर में? मैंने बहुत सारे आईएएस अधिकारियों को देखा, जॉइंट मैजिस्ट्रेट और उससे ऊपर के भी सभी अधिकारी, लेकिन ये मामला अपने आप में एक नई मिसाल बन गया है। लेकिन ऐसे कुछ लोग जो किसी पद के लिए फिट नहीं होते, मिसफिट हैं, उनका सिलेक्शन अगर इस प्रकार से कर लिया जाएगा तो निश्चित रूप से इस तरह की समस्याएं आएंगी। मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई प्रोबेशनरी ऑफिसर अपने आने से पहले ही पूछ रहा है कि मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम हो गया है, मेरे लिए इस तरह का बंगला होना चाहिए, इस तरह के नौकर चाकर होने चाहिए। ये तो बिल्कुल अनहर्ड ऑफ, कभी ऐसा सुनते नहीं थे। हाँ, कुछ यदा कदा कुछ ऑफिसर्स के बारे में पता चलता था, लेकिन वो सर्विस के शुरू में ही उनको ऐसे झटके लग जाते थे कि उसके बाद उनको दोबारा सबक सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब इनको जो भेजा गया था वो ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में कलेक्टर का और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का काम होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर को पूरी ट्रेनिंग देना, और उसमें तौर तरीके, सर्विस के कंडक्ट रूल्स आदि चीज़ों की प्रैक्टिकल वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बतलाई जाती हैं। वैसे इससे पहले लबासना में ये सब बता दिया जाता है कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है, और उससे भी पहले जो एग्ज़ाम जो लिया जाता है उसमें अब तो एथिक्स का भी पेपर है, उसमें ये सब चीज़ें कि किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए ये बताया गया होगा। लेकिन इतनी बड़ी चूक केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका सिलेक्शन प्रोसेस कहीं से कहीं ना विषाक्त हो गया हो। ये कैसे होता है? काफी समय से हम लोग इसमें एक डिमांड उठा रहे थे अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो कम करने चाहिए। अनड्यू वेटेज, इतना बड़ा वेटेज इंटरव्यू के मार्क्स को दिया हुआ है। भाई, जब जनरल नॉलेज किसी की टेस्ट करनी है उसके लिए आप प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, सी सेट ले रहे हैं, उसके बाद सारे विषयों पर आप पेपर ले रहे हैं, उनका अगर आपको ये देखना है कि वो फिजिकली या मेंटली कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए आप मेडिकल टेस्ट ले रहे हैं। तो उसके बाद आपको फिर एक नया एक स्टेज जोड़ने की, और उसमें भी सीधे 275 या 300 मार्क्स उसमें रखे जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चंक है, और इससे काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बहुत से लोग इंटरव्यू के मार्क्स के दम पर ही लिस्ट में आते हैं, और बहुत से ऐसे ही हैं कि जो इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, वो लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, और बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। तो पहला मेरा सुझाव है कि इंटरव्यू का जो इतना बड़ा वेटेज जो दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई गोलमाल है। इसमें जो रिसोर्सफुल लोग हैं वो कहीं ना कहीं मैनेज कर ले जा रहे हैं, क्योंकि काफी सारे सिलेक्शंस मैंने ओवर द इयर्स देखे हैं कि जिनमें कई बार संदेह उत्पन्न होता है कि इसको इंटरव्यू में इतने नंबर कैसे मिल गए, या फला कैंडिडेट को इंटरव्यू में इतने कम नंबर कैसे दे दिए गए कि उसको लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया। अभी मैंने एक रिसेंटली एक केस देखा, एक बच्चा जो एससी कैटेगरी से आता है, उसको इंटरव्यू में इतने कम मार्क्स दे दिए गए कि शायद ही किसी को इतने कम मार्क्स दिए गए होंगे, लेकिन फिर भी वह अपने रिटन और कैटेगरी का जो रिजर्वेशन उसने प्राप्त किया था उसके दम पर वो आईएएस में ही होम कार्डर उसको मिल गया। तो ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू बोर्ड है उसने बहुत ज्यादती की। इसी प्रकार से कई सारे मामले में यूट्यूब पर देख रहा हूं, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर होते रहे हैं या तो सिलेक्शन नहीं हुआ है, आजकल यूट्यूब पर है, उन्होंने बहुत सारे दृष्टांत ऐसे बताए हैं कि जिसमें इंटरव्यू में उनको अनड्यू मार्क्स दिए गए हैं। अब ये कहीं ना कहीं ये जो खेल चल रहा है कोचिंग का, जो कोचिंग में इतनी बड़ी बड़ी फीस वसूली जा रही है। अभी एक स्टूडेंट के बारे में मैं देख रहा था कि हर एक तरह से ब्रिलियंट बच्चे, लेकिन वो इंटरव्यू की फीस या अपना जो एग्जाम के लिए जो प्रीलिम्स का या मेंस के लिए जो तैयारी का जो उसकी फीस है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। वो फीस लाखों में है। हो भी क्यों ना, फ्रंट पेज का एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस और तमाम डेलीज में एक एक दो दो पेज के इंटरव्यू आते हैं जिसमें तमाम कैंडिडेट्स की फोटो भी लगी होती हैं, उसमें जितने भी वहाँ टीचर्स हैं उनके बारे में भी लिखा जाता है। तो मेरी जानकारी के अनुसार जो एक एक फ्रंट पेज का एड है उसमें कम से कम भी तो 20 लाख रुपए लगते होंगे एक दिन के लिए। ये पैसा कहां से आता है?
कैसे चल रहे हैं इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, और ये कहीं ना कहीं ऐसे जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा हुआ तबका है, जो गांव देहात के लोग हैं, उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ी जागती है। या तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, या उनको रहने का एक ऐसा इंतजाम करना होता। दिल्ली में आप देखेंगे, चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे करोल बाग हो, मोती नगर हो, उसके आसपास जिस तरह दड़बों में रहकर वो बच्चे रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति पर इसका असर जरूर पड़ता होगा। और ये सब रिफ्लेक्ट होता है उसके बाद सर्विस के दौरान, जब वो सर्विस में आ जाते हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा सभी से कि इसके लिए एक मुहिम चली जाए कि इंटरव्यू के मार्क्स कम किए जाएं। दूसरा, जो लोग कोचिंग लेकर परीक्षाओं को दे रहे हैं, अब उनको एक तरह से तैयार किया जाता है कच्चे पक्के तरीके से। ये ठीक ऐसा है जैसे आम को पकाया जाता है, केले को पकाया जाता है, कार्बाइड लगा दिया जो कि बैंड है। इसी तरीके से तैयार कर देते हैं। जो अपरिपक्व चीजें उनको पका दिया जाता है जल्दी से और झोंक दिया जाता है सर्विस के लिए। वो तैयार नहीं है, मानसिक रूप से तैयार नहीं है, वो ना ही उनका लेवल इस प्रकार का है कि वो सिविल सर्विसेज में जा पाए। लेकिन जबरदस्ती उनको वहां पर पहुंचाया जाता है, क्योंकि उनको कुछ ट्रिक्स सिखा दी जाती हैं कि इंटरव्यू में कैसे करना है, रिटन टेस्ट में कैसे नंबर स्कोर करने हैं, कैसे टिक मार्क करना है, और भी जो हथकंडे हैं जो भी जरूरी हैं। पता नहीं वो हम लोगों के सामने आ भी पाए, अभी तक नहीं आ पाए, क्योंकि अब ये नए नए जब खुलासे होते हैं तब पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो दुर्गंध है कहीं से आ रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। दया कुछ तो गड़बड़ है, ये डायलॉग कहीं ना कहीं फिट होता है। अभी जो ये हादसा हुआ है जिसमें कलेक्टर को लिखना पड़ा कि इनकी ट्रेनिंग यहां पर नहीं कराई जा सकती, ये बड़ा दुखद है। कोई जूनियर ऑफिसर इस तरह की आके डिमांड करने लगे, उसके पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करने लगे, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो संस्कारों को जो दिया जाना है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। वरना अधिकारियों में इस तरह का कोई बिहेवियर करता हुआ नहीं देखा गया कि जूनियर अफसर आते ही कुछ डिमांड करने लगे। कलेक्टर वैसे ही काफी ध्यान रखता है उनकी सुख सुविधाओं का। पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि जी आपके समय में कैसा होता था। भाई हमारे समय में तो जब डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए जाते थे तो कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं। मुझे आज भी याद है कि मैं टैक्सी लेकर पहली बार पुलिस लाइन गाजियाबाद गया था जब डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए गया। वहाँ कोई पहचानने वाला नहीं था, बल्कि एसएसपी साहब भी उसके बाद मुझे काफ़ी देर बाद मिले थे। पहले मैं पुलिस लाइन्स में गया था, वहाँ एक गेस्ट हाउस था, उसमें रुके, उसमें कूलर भी नहीं था, पंखा केवल था उस समय। खाने के लिए भी हम जो जवानों का मैस था उसी में हमने भी अपना खाता खुलवाया और वहाँ पर जवानों के मैस में खाना खाते थे। और भी जो ट्रेनिंग के जो साधन थे, मुझे याद पड़ता है कि मेरे साथ कुछ डिप्टी एसपी थे ट्रेनिंग के लिए, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर आए थे, तो उनके साथ हमने मिलकर जिसको हम शेयर करते थे, एक तो बुलेट ले ली, एक गाड़ी ले ली बुलेट, पुलिस लाइन में थी, और उसको चलाते थे मेंटेन करके बारी बारी से। एक अधिकारी तो बाद में जो आईपीएस भी बन गए और उत्तराखंड में रहे, श्री VKS कार्की, वो मेरे साथ रहते थे, तो हम कई बार बुलेट से घूमते थे। इसी तरह से एक वहाँ पर एक पुरानी गाड़ी आई थी डीजल की जीप, वो काफ़ी समय बाद मिली, लेकिन वो शेयर करनी पड़ी हमें। हम शेयर करते थे। वहाँ मैडम थी कल्पना सक्सेना और मैडम भारती सिंह, ये सब मेरे साथ अंडर ट्रेनिंग थे गाजियाबाद में। तो हम लोग शेयर करते थे गाड़ियाँ, बारी बारी से जाते आते थे, या कई बार एक किसी ट्रेन साथ में बैठकर, और उसके बाद हम अपनी ट्रेनिंग करते थे। और थानों में भी जाने का इसी तरह से हम लोगों का रहता था। और अधिकारियों के साथ घूमने में हमें एम्बेसडर और उसमें बैठने का मौका तब मिलता था जब एसएसपी साहब मेहरबान होते थे, हमें अपने साथ घुमा देते थे, या कभी एसपी सिटी, SPRA इनके साथ घूमते थे, तब मौका मिलता था उनकी गाड़ी में बैठने का। तो ये इस तरह की सुविधाएं थी, वो ये डिमांड नहीं करनी चाहिए। आजकल सुविधाएं वैसी बढ़ गई हैं, बहुत सारी गाड़ियां आने लगी हैं जो डिस्ट्रिक्ट के चार्ज में रहती हैं, और कलेक्टर, SSP इन बातों का ध्यान रखते हैं कि प्रोबेशनर को कोई ज़्यादा असुविधा ना हो। लेकिन फिर भी अपनी ओर से ये सब डिमांड करना ठीक नहीं है। तो पहली बात है कि कोचिंग पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि इस तरह की जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, और आप इनके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टॉपर का, हर व्यक्ति क्लेम कर रहा है, हर इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा है कि हमने ट्रेन किया है। अभी जो फर्स्ट रैंक आए हैं, अन्य टॉप रैंक्स आए हैं, उनको सब क्लेम कर रहे हैं, रोजाना फोटो आती है। अब ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि किसने उनको ट्रेनिंग दी है। अब कुछ मैंने वीडियोस में देखा कि लोगों ने बताया कि उसके लिए भी करोड़ों रुपए मिलते हैं।
अभी नौकरी में गए नहीं और आपको करोड़ों रुपए अनअकाउंटेड कैश के रूप में मिल जाए तो आप समझ सकते हो कि शुरुआत ही बहुत खराब हो जाएगी। ऐसा ही एक हादसा हुआ था, एक अंडर ट्रेनिंग एक प्रोबेशनरी ऑफिसर थे आईएएस, और उनका सिलेक्शन भी टॉप रैंक उनको हासिल हुआ था, टॉप 10 में थे, और उन्हें नोट गिनते हुए होटल में बहुत बड़ा एक ढेर लगाए हुए वहां पर पकड़ा गया था, और मुझे याद है कि बाद में उनको बर्खास्त कर दिया गया था। लगभग यही मुझे लगता पूजा खेड़कर के साथ भी होने वाला है, और इसमें प्रावधान प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए बड़े कड़े हैं। आर्टिकल 311 में दिया गया है कि बिना किसी इस तरह के जांच के भी बर्खास्त किया जा सकता है। अभी कमेटी बना दी गई है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो पहला तो हमें कोचिंगों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए कि इस तरह के जो कोर्सेज किए जा रहे हैं ये एक ऐसी रेस को जन्म दे रहे हैं कि जहां पर फ्रस्ट्रेशन भी जन्म ले रहा है और लोगों को आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जा रहा है। अगर किसी को चलाना है तो फिर वो इसको चैरिटी के तौर पर चलाए, रुपए पैसे के रूप में, ये बिजनेस के रूप में इसकी इजाजत कतई नहीं होनी चाहिए। और इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ नहीं बोल रहे, कोई भी अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी जो अवैध तरीके बताने में उसमें कहीं ना कहीं भागीदार है। अभी नीट का घोटाला सामने आया और सारी परीक्षाओं में भी आप लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, तो ये एक हम लोगों के लिए परीक्षाओं पर जो उनकी सूचिता पर प्रश्न लगाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो टॉप लेवल की सर्विसेज हैं हमारे यहाँ, उनमें भी ऐसा भ्रष्टाचार हो जाएगा तो फिर ये बेहद हम लोगों के लिए चिंताजनक बात है। दूसरा है रिजर्वेशन का। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जब रिजर्वेशन दिया गया तो उसमें बहुत सारे वर्गों ने विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इसका विरोध किया था। जातिगत आरक्षण का लोग विरोध करते हैं, लेकिन जातिगत आरक्षण यहां की जरूरत है, यह सिद्ध हो चुका है। और आरक्षण जो है ये किसी भी प्रकार का, ये ऐसा नहीं है कोई पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है कि गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो रिप्रेजेंटेशन देता है, जो प्रोपोर्शनली लोगों को रिप्रेजेंटेशन देता है सर्विस में कास्ट वार। क्योंकि कास्ट यहाँ की एक ऐसी सच्चाई है जिसको बाबा साहब ने बहुत कोशिश की, एनिलेशन ऑफ कास्ट लिखा, उन्होंने तरीके भी उसके बताए, लेकिन आज तक हम कास्ट को एनिलेट नहीं कर पाए। तो अभी इस कड़वी सच्चाई को मान लिया गया, उसके आधारित जो रिजर्वेशन है उसमें लोगों को पता चल जाता है। जब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लेता है कोई तो ज्यादातर लोगों को यह पता रहता है किस कास्ट का, तो उसमें फर्जीपना खोना कम गुंजाइश है। कुछ ग्रे एरियाज हैं, कुछ जातियों के जो मिलते जुलते नाम है उस पर कुछ लोग सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसे भी मामले हैं जिन्होंने फर्जी SC/ST सर्टिफिकेट बनाए, OBC सर्टिफिकेट बनाए हैं। दूसरा OBC का, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इसमें भी जो ये आपने क्रीमी लेयर का जो फार्मूला लगा दिया ये कहीं तक उचित नहीं है। इससे क्या हुआ है कि जो OBC की जो क्रीमी लेयर है, जो अच्छे स्थानों पर बैठे हुए लोग हैं OBC के, अब उनकी रुचि आरक्षण के प्रति समाप्त हो गई है। वो इस आंदोलन को लीड नहीं करना चाहते अब। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चों को ये रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला, क्रीमी लेयर में वो आ जाते हैं। अब इसकी आड़ में, इनकम की आड़ में, चाहे वो EWS का कोटा हो, चाहे वो OBC का कोटा हो, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी इनकम की चीजें लाकर लोग लगा दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अफसर्स हैं जो खुद ऑफिसर सेलेक्ट हो गए हैं। पूजा खेड़कर के मामले को ही देखिए, करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास है, लेकिन उन्होंने EWS का सर्टिफिकेट लगा दिया। ऐसे और भी बहुत सारे मामले हैं। इसी तरीके से जो पर्सन विद जो दिखाया गया है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनका दिखाया है कि उनकी कुछ डिसेबिलिटी है। ऐसे बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, कई लोगों ने उस तरह के भी रिजर्वेशन लिए हैं जो अपने आप को फिजिकली हैंडीकैप्ड दिखा रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। दूसरा, अब एक एग्जाम में, एक वर्ष की परीक्षा में कोई भी व्यक्ति जनरल कैटेगरी से बैठ रहा है, जब उसका नहीं सिलेक्शन हुआ, पता चला वो कहीं से एक सर्टिफिकेट लाया, अगली बार उस सर्टिफिकेट से बैठ जा रहा है। फिर वो उससे भी बात नहीं बन रही तो एक फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट लेकर चला आ रहा है। वो मेडिकल भी नहीं करा रहा, जैसे पूजा खेड़कर के मामले में जो कंपलसरी था उन्होंने मेडिकल नहीं कराया। अब कैसे मैनेज कर लिया ये आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई पुश पुल रहे होंगे। तो ये चीजें दूर करने के लिए जरूरी है
अगर हमारे जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसकी जो फिलॉसफी है वो यही थी कि सबको रिप्रेजेंटेशन मिले, हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए, कृपया उसे वहीं पर रिस्टोर किया जाए। इसमें कोई ये जो इकोनॉमिक और ये क्रीमी लेयर ये सब कॉन्सेप्ट समाप्त किए जाएं। उसके बाद हम आते हैं जो सिलेक्शंस होते हैं उसमें इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उनके बारे में ये जो कमी लानी चाहिए कि, और बहुत सारी परीक्षाओं में तो समाप्त कर दिया गया इंटरव्यू के मार्क्स जो नहीं होते, क्योंकि इसमें काफी हेराफेरी की जाती है, काफी लोगों को इसमें ऊपर चढ़ा दिया जाता है, काफी लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। रिजर्वेशन के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं लेना चाहिए जिनके जो सक्षम हो गए हैं। ये सही बात है, जो सक्षम लोग हैं उनको ऐसी जगह रिजर्वेशन नहीं लेना चाहिए, दूसरे लोगों को आने देना चाहिए, क्योंकि अपनी ही कम्युनिटी को वो इस तरीके से फायदा पहुंचाएंगे। जो जरूरतमंद है, जो ज्यादा जरूरतमंद है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। SC ST में भी इसी तरह की मांग उठती है कि इसमें भी क्रीमी लेयर लागू कर दी जाए, लेकिन ये जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने SC का रिजर्वेशन लिया है, ST का रिजर्वेशन लिया है या OBC में रिजर्वेशन लिया है, उनको चाहिए कि एक स्टेज पर आकर वो खुद ही रिजर्वेशन को छोड़ दें। अभी रिजर्वेशन से सीटें ही कंप्लीट नहीं हुई है। आज भी देखिए जो सेक्रेटरी बनते हैं, जो टॉप पोस्ट है IAS की या कैबिनेट सेक्रेटरी, उसमें कितने IAS ऐसे हैं जो SC या ST कैटेगरी से आए हैं या OBC कैटेगरी से आए हैं। आज भी उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है। तो अभी पहले रिजर्वेशन पूरा करने की बात करें। अगर एक बार हम सच्चाई से रिजर्वेशन को लागू कर देंगे तब देखेगा कि अपने आप ही लोग जो सक्षम हो जाएंगे वो रिजर्वेशन छोड़ते जाएंगे, और इससे सर्विसेज को भी लाभ होने वाला है। और इस तरह के जो मामले हैं जो हेराफेरी करके एंट्री पा जा रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या भी कम हो जाएगी। अभी जो परीक्षाओं में अब आते हैं कि परीक्षाओं में इतने कम लोगों को क्यों एंट्री दी जा रही है। सिविल सर्विसेज का एक बहुत बड़ी खामी वो भी मुझे नजर आती है। मेंस परीक्षा के लिए बहुत कम लोगों को उसमें भेजा जा रहा है। लाखों बच्चा, 3-4 लाख इसमें परीक्षार्थी बैठते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। अब उसमें से मात्र 10,000 लोगों को आप पास कर रहे हैं प्रीलिम्स CSAT, बाकी को CSAT में लटका दे रहे हैं। अब उसमें भी कई बार इंजीनियर्स का डोमिनेंस रहता है कि जो IIT से आ रहा है उनका मैथ्स नेचुरली अच्छा होता है, वो CSAT आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। खैर अब तो क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया तो थोड़ा सा छूट मिली है, तो अब ह्यूमैनिटीज के भी स्टूडेंट्स सोचने लगे हैं, लेकिन बीच में तो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को बिल्कुल आउट कर दिया था, वो आ ही नहीं पा रहे थे। तो एक हमें करना पड़ेगा कि ये संख्या बढ़ाई जाए, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उसकी संख्या कम से कम 10 गुना की जानी चाहिए। 4 लाख में से 10,000 लेते हैं, 4 लाख में से कम 50,000 या 1 लाख लोगों को लेना चाहिए, जिनसे कि मेंस की परीक्षा दी जाए। उसके बाद असली कसौटी तो फिर मेंस की परीक्षा है, उसमें पता चलेगा कि कितना दम है, कितना कैसा एक्सप्रेशन है, कैसा वो लिखते हैं। प्रीलिम्स से इस सब चीजों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और दूसरा, बहुत सारा ऐसा टैलेंट आप देखेंगे कि इतने टैलेंटेड बच्चे हैं कि वो 3 बार से फेल हो रहे हैं, बार बार CSAT में फेल हो जा रहे हैं, प्रीलिम्स में फेल हो जा रहे हैं, लेकिन एक बार जैसे ही उन्हें मौका मिलता मेंस में तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। तो यह कहीं ना कहीं शो करता है कि यह जाती होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में, उन्हें CSAT और प्रीलिम्स के नाम से वहीं पर फंसा दिया जाता है। तो ये कुछ सुधार हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्तिगत तौर से किसी के खिलाफ नहीं हूं, चाहे वो पूजा खेड़कर हो या कोई भी ऐसे जो रिजर्वेशन के पात्र हैं। ये हम लोगों को, क्योंकि जो एथिक्स हैं उनको ना केवल हम पढ़ें और परीक्षा पास करें, बल्कि वास्तविक जीवन में भी एथिकल जो लाइफ है उसको अपनाना पड़ेगा। और जब ईमानदारी से सारे काम होंगे तो तब परीक्षाओं की शुचिता भी बढ़ेगी, वहाँ हेराफेरियाँ भी कम होंगी, कम लोगों को ऐसा मौका मिल लगेगा कि सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर सकें। और सही जो डिजर्विंग कैंडिडेट है और जो ऐसा डिजर्विंग कैंडिडेट है जिसको रिजर्वेशन वास्तव में मिलना चाहिए, वही लोग फिर सफल हो पाएंगे, वही इन पदों को सुशोभित करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं ऐसे सभी अधिकारियों को जो इस काम में, इस परीक्षा की शुचिता को सुधारने में लगे हुए हैं, जो चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज में सुधार हो और सिविल सर्विसेज के साथ अन्य परीक्षाओं में भी इस तरह के सुधारात्मक कदम लिए जाए, जिससे कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही केवल सिलेक्शन मिले। इसी प्रकार के
जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए जुड़े रहिए लॉ ऑफ प्रेम प्रकाश से। धन्यवाद। जय हिंद।